एक पिता अपनी बेटी को खोजते हुए तलाश करते हुए पहुंच जाता है थाना। और थाना में पहुंचने के बाद थाना प्रभारी से बोलते हैं कि हजूर, मेरी बेटी कई दिनों से लापता है, नहीं मिल रही है, कृपया उसे खोजने का कृपया करें, तलाश करने का कृपा करें। जी हजूरी करते रहते हैं, लेकिन तभी थानादार महोदय वो ये बोल करके इस पिता को भेज देते हैं कि ये वो जो एरिया है वो मेरे अंडर में नहीं पड़ता है, तुम उस थाने में जाओ। जब ये पिता उस थाने में पहुंचता है तो वहाँ के थानेदार बोलते हैं ये मेरे एरिया में नहीं पड़ता है, तुम उस थाने में जाओ। माने इस तरह से वो जो पिता है कई दिनों तक अपनी बेटी की तलाश में इस थाना से उस थाना, उस थाना से इस थाना भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा था थानेदार महोदय के द्वारा, और ना ही उनकी बेटी की कोई अता पता चल रहा था। तभी वो पहुंच जाते हैं थक हार करके पुलिस अधीक्षक महोदय के पास। और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे उनको अपनी खबर सुनाते हैं वो वहाँ से भी वही रिस्पॉन्स आता है जो थाने से मिला था। तब थक हार करके ये पहुँचते हैं अदालत। कोर्ट में पहुँचने के बाद अपनी बेटी की गुम होने की शिकायत वहाँ दर्ज कराते हैं, और वहाँ से आदेश जब मिलता है कोर्ट के द्वारा, तब थानेदार महोदय इस खोजबीन में जांच पड़ताल में तेज कर देते हैं। लेकिन जब इनकी बेटी जिस हाल में मिलती है वो सुनने के बाद उपस्थित सभी गण आंखें नम्र हो जाता है और सभी के मन में क्रोध पैदा हो जाता है। ये घटना आखिर क्या था, किस अवस्था में इनकी बेटी मिलती है, हम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दोस्तों, दरअसल ये जो कहानी शुरू होता है ये बिहार प्रदेश का एक ज़िला है वैशाली, और वैशाली ज़िला से ही एक थाना लगता है भगवानपुर। और भगवानपुर के रहने वाले एक 50 वर्षीय पिता राम खिलावन 27 मई 2025 से अपनी बेटी की गुम होने की शिकायत लेकर कभी भगवानपुर थाना तो कभी गुरोला थाना चक्कर लगा रहे होते हैं। राम खिलावन का एक बेटी रहती है जो बीए की छात्रा रहती है, और बीए की जो छात्रा रहती है वो पढ़ने में काफ़ी तेज तरह रहती है। अपने गांव में अच्छा खासा वो नंबर लाती थी और हर सब्जेक्ट में वो टॉप करती थी। उसका सपना था एक दिन वह अपने माता पिता के गरीबी को दूर करेगी और आईएएस का पद प्राप्त करेगी। वो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना अधूरा रह जाता है जब वो 27 मई 2025 को अपने घर से निकली थी कॉलेज के लिए, अचानक लापता हो जाती है। उसकी एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, वो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड लेने के लिए कॉलेज जाती है, उसके बाद वो घर वापस नहीं आती है। तभी से जो राम खिलावन होते हैं इस लड़की के पिता, वो 27 मई से ही 2 थाना के अंतर्गत दौड़ रहे होते हैं। दरअसल इनका जो गांव पड़ता है वहाँ पर ये दूसरा थाना है, और जस्ट थोड़ा ही दूर पर एक और थाना है। पहला थाना जो पड़ता है वो भगवानपुर पड़ता है, और दूसरा थाना जो है वो गरौला थाना है। राम खिलावन जो रहने वाले होते हैं वो भगवानपुर का होते हैं, और उन्हीं का थोड़ा सा दूरी में गुरोला थाना पड़ता है। वहाँ पर ये दोनों चक्कर लगा रहे होते हैं, और बेटी लापता 27 मई को हो चुकी थी। करीब 27 मई से 10 जून तक ये इस थाना से उस थाना का चक्कर लगा रहे होते हैं और अपनी बेटी की खोजबीन करने के लिए थाना महोदय से विनती करते रहते हैं, लेकिन कोई इनका पता नहीं चलता है। तभी 11 जून को जो राम खिलावन होते हैं वो अपने गांव के कुछ साथी और कुछ अपने सगे संबंधी के साथ पहुंचते हैं वैशाली के अधीक्षक महोदय के पास, और वहां पहुंचने के बाद अपने दुख, अपने पीड़ा अधीक्षक महोदय को सुनाते हैं, कमिश्नर साहब को सुनाते हैं कि उनकी बेटी 27 मई से लापता है। किसी प्रकार का कोई भी खबर नहीं मिल रहा, कोई पता नहीं चल रहा कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। बेटी घर से निकली थी कॉलेज के लिए, उसका एग्ज़ाम होने वाला था, और ये बोल के गए थे कि एडमिट कार्ड ले करके घर चले आएंगे। सारी दुख
अधीक्षक महोदय को सुनाते हैं रामखिलावन, लेकिन अधीक्षक महोदय जो होते हैं वह थाने को प्रभारी को हैंडओवर कर देते हैं और जिस थाने में ये पहुंचते हैं फिर वही राग थाना महोदय, थाना प्रभारी लोग करने लगते हैं कि हमारे एरिया का नहीं है, वो उसे थाने में पड़ता है, वहाँ जाइए। ये थक हार करके गांव वाले लोग और रामखिलावन पहुंच जाते हैं न्यायालय के शरण में। जैसे ही न्यायालय के शरण में पहुंचते हैं, कोर्ट का आदेश मिलता है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए, जांच पड़ताल जल्द से जल्द किया जाए। तभी अधीक्षक महोदय आदेश देते हैं थाना प्रभारी को, दोनों थाना प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि इसकी जांच पड़ताल किया जाए। उसी दौरान समय आ गया था 11 जुलाई 2025। बेटी गायब हुई थी 27 मई को। 11 जुलाई 2025, 44 दिन हो चुके थे, 44 दिन बीत चुके थे। तभी खेत में एक मकई का खेत होता है। मकई का खेत में एक ट्रैक्टर जो है वो खेत को जोत रहा होता है। उसी दौरान उसकी ट्रैक्टर का जो चक्का होता है एक गड्ढा में फंस जाता है। अब वो गड्ढा से ट्रैक्टर निकल नहीं रहा था। कुछ आदमी आते हैं, उसे ठेलते हैं और ठेलने के बाद ट्रैक्टर तो बाहर चला आता है, लेकिन जैसे ही गड्ढा सामने नज़र आता है उस गड्ढा में एक शव प्राप्त होता है। शव जो लड़की का रहता है, लड़की का शव प्राप्त होता है। उसे बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद गुरोला पुलिस को खबर किया जाता है, क्योंकि वो जो एरिया रहता है वो गुरोला पुलिस का ग्वारा के अंतर्गत में रहता है। खबर किया जाता है गुरोला पुलिस को और गुरोला पुलिस थानेदार साहब जो होते हैं वो दल बल के साथ पहुंच जाते हैं उस खेत में, मकई का खेत में पहुंचते हैं, जहां पर 2 फुट नीचे गड्ढा करने पर वो शव निकला था। उससे वहां पर मुआयना करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर यह स्पष्ट हो जाता है पोस्टमार्टम में कि लड़की के साथ बलात्कार करके इसकी हत्या की गई है। अब लड़की का बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या भी हो गई है। तभी खबर दिया जाता है रामखिलावन को। रामखिलावन को खबर दिया जाता है कि एक लड़की का शव मिला है, आप इसकी आ करके पहचान कीजिए, कहीं आपकी बेटी तो नहीं है। तभी रामखिलावन उनके घर के सदस्य लोग दौड़े दौड़े पहुंचते हैं पोस्टमार्टम हाउस और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही उन लोग को अपनी बेटी का कपड़ा वस्त्र पर नज़र जाता है, क्योंकि शरीर जो है 44 दिन में गल चुका था, वो खेत में था, पानी लग रहा था, तो चेहरा वगैरह गल चुका था, तो कपड़ा जो पहनी हुई थी, कपड़ा से पहचान हो जाता है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। अब दोनों रामखिलावन और उनके परिवार सब रोने गाने लगते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें यह स्पष्टीकरण रहता है कि इस बच्ची के साथ रेप किया गया है। अब रेप किया गया है, उसके बाद हत्या किया गया है। अब पुलिस रेपिस्ट को, हत्यारे को पकड़ने की जाल बिछाने लगता है। तभी रामखिलावन से पुलिस पूछताछ करने लगती है। रामखिलावन बताते हैं इस लड़की का नाम होता है संगीता। संगीता जिसकी उम्र हो रही थी महज 18 वर्ष। 18 वर्ष में ये BA पार्ट 1 का स्टूडेंट रहती है। अब इसकी हत्या हो चुकी थी। अब इसके पिता से इसके हत्यारे के बारे में पूछताछ किया जाता है और वहीं पर संगीता का एक छोटी बहन होती है। अब छोटी बहन पुलिस को बताती है कि हमारे गांव का ही एक मुंह बोला भाई है, 2 लड़का जो दोनों हमारे भाई ही लगते हैं रिश्ते में, लेकिन हमारी बहन को काफ़ी दिन से वो लोग परेशान किया करते थे। हमारी बहन उसे कई साल तक, बचपन से लेकर अभी तक राखी बांधती थी और रिश्ते में वो भाई लगता है, लेकिन वो लोग काफ़ी परेशान करते थे। हो ना हो ये उन्हीं का, दोनों का अंजाम है, उन्हीं का किया गया घटना है। लड़का का नाम होता है रुपेश। रुपेश जो होता है ये भी 19 वर्ष से 20 वर्ष का रहता है। रुपेश जिसकी नज़र इस संगीता पर पड़ी रहती है। संगीता देखने में काफ़ी खूबसूरत रहती है, पढ़ने में होशियार थी और वो एक दिन अपने माता पिता के नाम को रोशन करने की वाली थी और पढ़ने में हमेशा वो क्लास में टॉप आया करती थी और वो IAS बनने की सपना देख रही थी। लेकिन ये जो रुपेश होता है उसकी नज़र कई दिनों से उसके प्रति खराब रहता है। तभी 27 मई को रुपेश क्या करता है
कि आता है इसके घर, संगीता के घर आता है और संगीता को दीदी दीदी बोलता था, बहन मानता था और इसे बोलता है कि चलो कॉलेज, हमें भी एडमिट कार्ड लेना है, तुम्हारा भी एडमिट कार्ड आ गया है। अब जो संगीता थी इसकी बाइक पर बैठ जाती है और बैठ कर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज जाने के बाद वो फिर दोबारा नहीं आती है। ये बात जैसे ही पुलिस को बताया जाता है राम खिलावन के द्वारा और उनकी छोटी बेटी के द्वारा, पुलिस क्या करता है, तुरंत पहुंच जाता है रुपेश के घर। रुपेश जो घटना वक्त से ही फरार रहता है, उसका अता पता नहीं चलता है। तभी पुलिस उसकी मोबाइल डिटेल्स से, कॉल डिटेल्स से, जीपीआरएस से पता करती है और उसे 2 दिनों के बाद 15 जुलाई को पकड़ लिया जाता है। 15 जुलाई को पकड़ने के बाद उसे पुलिस सारी बात पूछताछ करती है। शुरू में वो कोई भी बात बताने से इनकार कर रहा होता है और वो बोलता था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम जब कॉलेज लेकर गए थे, संगीता को कॉलेज में छोड़ दिए थे, उसके बाद से वो कहाँ गई हमें पता नहीं। हम अपने घर गए थे और घर से फिर कुछ दिनों के लिए अपने मौसी के यहाँ पटना चले गए थे और वो अभी 2 से 3 दिन पहले आने वाले थे लेकिन नहीं आए। लेकिन इसे पटना से ही पकड़ा गया रुपेश को। अब जब पुलिस की सख्ती होती है, पुलिस अपनी दबाव डालने लगती है, तब रुपेश अपना मुंह खोलता है और सारी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। वो बोलता है रुपेश, उसका एक और छोटा भाई रहता है, दोस्त रहता है जो भाई के जैसा ही रहता है। वो दोनों संगीता के साथ जब कॉलेज जा रही थी, उसी दौरान ये लोग कॉलेज न जा कर के संगीता को एक सुनसान जगह पर खेत में ले जाते हैं, जहाँ मकई का खेत रहता है, वहाँ पर ले जाते हैं। दोनों इसके साथ बारी बारी संबंध बनाते हैं, इसके साथ बलात्कार करते हैं और वहीं पर जब संगीता इसका विरोध करती है और बोलती है गांव में, समाज में हम बोल देंगे, तब वो लोग दोनों इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वहीं ज़मीन पर 2 फीट गड्ढा करके उसी में संगीता को गाड़ देते हैं, दबा देते हैं, दफना देते हैं। अब बारिश हो रहा था, बारिश होने के बाद जब खेत की जुताई हो रही थी, 44 दिन के बाद ट्रैक्टर का चक्का उस 2 फीट के गड्ढे में फंस जाता है और इस कारण से सच्चाई सामने आ जाता है। अब सच्चाई अगर सामने आ गया, अब रुपेश को पुलिस धर दबोचती है और हत्या के और रेप के जुर्म में जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब इसके ऊपर कानून के तहत कोर्ट में केस चलेगा और अंत फैसला क्या आता है ये न्यायालय के पास रिजर्व रहता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।